किरण, एक और पॉइंट ना यहाँ पे कि एमकेएम का भी इसमें सोचना पड़ेगा कि क्योंकि हमेशा हमें पीपल्स पार्टी एमकेएम से नाराज नजर आई है, लेकिन नून लीग जो है इस दफा एमकेएम से राजी है। वो जो मुलाकात हुई है कल इतवार वाले दिन, वो भी हमारे सामने थी। मजबूत के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट चल पाएगी या नहीं। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट मूव खेल गई है? अब नून लीग के लिए भी बड़ा ये चैलेंज है कि अपने बंदों को बड़े तरीके से मैदान में उतारना है। अच्छा महक, जो आप बात कर रही हैं ना, हमारी ट्रांसमिशन के दौरान नदीम मलिक साहब बारहा ये बात करते रहे, हमारे दीगर पैनलिस्ट बारहा ये बात करते रहे कि जिस तरह का मैंडेट अवाम ने दिया है, तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह जो हमारे दीगर सियासतदान हैं उनको ये अपनी पोजीशन को डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि ठीक है, जिसको मैंडेट मिला है वो बना ले हुकूमत और बाकी लोग स्ट्रांग ऑपोजिशन में बैठे। लेकिन इवेंचुअली वो हुआ नहीं। तीनों जमातें, दोनों जमातें, इनफैक्ट एक जमात जिसके पास अपना कोई निशान नहीं है, जो वाज़े तौर पर एक जमात के तौर पर नहीं, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर है, उन्होंने भी अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। विक्ट्री स्पीच उनकी तरफ से भी हो गई, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी विक्ट्री स्पीच हो गई। जहाँ तक आप एमकेएम के हवाले से बात कर रही हैं, तो एमकेएम हर हुकूमत का हिस्सा रही है, हर हुकूमत में उन्होंने कोलेशन में वो साथ रहे हैं, लेकिन हर हुकूमत में बाद में हुकूमत खत्म होने के बाद वो बारहा ये बात करते रहे हैं कि जी हमारे तो मुतालिबात ही पूरे नहीं हुए। पीएफसी के हवाले से वो बारहा बात करते रहे, शहरी हुकूमतों के हवाले से, और साथ में उनके पास जो अवार्ड के हवाले से वो बात करते रहे कि हमें दिए जाएं, लेकिन उनके कभी मुतालिबात पूरे हुए नहीं है। ठीक है, कतई कलामी की माजरत किरण, आप साथ ही रहिएगा। माहिर कानून इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में शामिल तो होगी, लेकिन आईनी ओहदों को सिर्फ इंजॉय करेगी। आप समझते हैं कि मजबूत हुकूमत जिसका तकाजा किया जा रहा था, जिसकी एक ये थी कि कोशिश की जा रही थी कि वो बने ताकि मुआशी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, वो बनने जा रही है, या फिर ये भी कमज़ोर हुकूमत ही रहेगी? नहीं, कमजोर हुकूमत नहीं है। जब हुकूमत बन जाती है तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी जो है उनके साथ है तो हुकूमत बनती है ना। तो जब मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनती है और वजीर आजम अपॉइंट हो जाते हैं और उसके बाद काबीना भी बन जाती है, तो हुकूमत जो है वो कमजोर कैसे रहती है? फिर तो कमजोर नहीं रहती, वो तो प्रॉपर हुकूमत होती है। जब भी बनेगी तो ये कहना कि कमजोर हुकूमत है, तो ये पार्लिमानी जमहूरियत में तो ऐसा ही होता है। उसके मुताबिक अगर हुकूमत बनेगी तो वो बिल्कुल मजबूत हुकूमत होगी। जी, अच्छा इरफान कादिर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रा कानूनी नुक्ता ये पूछना चाहूँगा कि पीटीआई केपी में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने के लिए जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी की कोई नशिस्त ही नहीं है केपी में। सिंबल तो उनके पास है लेकिन नशिस्त उनके पास नहीं है। तो इसमें होता क्या है? एक ऐसी जमात, उसके साथ क्या हुकूमत बनाई जा सकती है जिसके पास सिंबल तो है लेकिन उसके पास नशिस्त कोई नहीं है, उसके लोग वहां पर नहीं है? देखिए, हुकूमत बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जब कौमी असेंबली का इजलास होता है और जब स्पीकर जो है उनका चुनाव हो जाता है, तो उसके बाद वजीर आजम का जो चुनाव होता है उसमें असेंबली की जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो जिस तरफ होती है वो अपना वजीर आजम बना देते हैं। और वजीर आजम जब बनता है तो हुकूमत फिर खुद ब खुद बन जाती है, क्योंकि फरीना को चुनते हैं और वो हुकूमत जो है मार्ज़े वजूद में आ जाती है। यही तरीका है हुकूमत बनाने का। नहीं, ये मैं जरा इरफान कादिर साहब हैं हमारे साथ भी हमारे साथ मौजूद। अच्छा, इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगा। पीटीआई, एक तो पहले इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है, मखलूत हुकूमत बनने के लिए जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि पीटीआई अब जमात इस्लामी के साथ मिलकर उसने ऐलान किया है कि वो केपी में हुकूमत बनाने के लिए जा रही है, लेकिन जमात इस्लामी का तो कोई रुकन है ही नहीं केपी असेंबली में। तो क्या वो उनके सिंबल के ऊपर हुकूमत बना सकती है केपी के अंदर? जनाब, पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मेंबरान जो थे, अरकान, चूंकि उन्होंने फैसला तो करना है इलेक्शन के पाकिस्तान के हकामात के मुताबिक किसी पार्टी में तो शमूलियत इख्तियार करनी है, तो किसी ऐसी सियासी जमात में जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक उनके पास बाकायदा इंतखाबी निशान भी मौजूद हो और पार्टी रजिस्टर्ड भी हो और तमाम को अशवारे भी जमा कराए हों, वो उस जमात में वो शामिल हो सकते हैं। ये तो इनमें तो आइन और कानून में ऐसी कोई कदर नहीं है कि इसी जमात में शामिल ना होना, वो शामिल तो हो जाएंगे। लेकिन जहां तक ख्वातीन की नशिस्तों का ताल्लुक है या माइनॉरिटी का ताल्लुक है, चूंकि वो शेड्यूल था 13 जनवरी से 17 जनवरी तक, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 224 के तहत तलब किया था। अब वो उन्होंने उसमें तो जाहिर है अपनी ख्वातीन की प्रायोरिटी जमा नहीं कराई,
تو وہ پھر پرائرٹی لسٹ جو ہے دوبارہ جاری کرنا یا شاور کرنا یا پیش کرنا، وہ اس وقت آئین اور قانون خاموش ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے کمار صاحب، آپ کا کامنٹ آ گیا۔ لیاقت بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے۔ لیاقت صاحب، آپ کا اتحاد جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیا کوئی شرائط طے ہو گئی کہ ان شرائط پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہوگا؟ ٹی آر ایس طے ہو گئے آپ کے؟ کوئی بات چیت ہوئی آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ لیکن نہ کوئی اتحاد بن رہا ہے، نہ کوئی اتحاد کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک خاص نوعیت کی سچویشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ آزاد جیتے ہیں، جنہیں نوٹیفیکیشن کے بعد 72 گھنٹے میں کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی تو ایک بالکل اوپن آفر کہ بھی اگر جمہوریت کی خدمت کے لیے، عوام کے مینڈیٹ کے احترام کے لیے، اور پی ٹی آئی مشکل میں ہے اور اگر وہ اس کو مناسب جانے تو ہم انہیں اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ ان کے ممبران کا تحفظ ہو سکے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ہم سے رابطہ بھی رکھا ہے اور اس پہ بات چیت بھی رہی ہے، لیکن فائنلی ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ صرف کیپی کے کی حد تک جماعت اسلامی کے ساتھ ایک اشتراک کرنا چاہتے ہیں اگلے مراحل پہ۔ تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ بھی پہلا مرحلہ تو تھا کہ بھی ایک قومی سطح پر یہ چیزیں طے ہوں، لیکن اب ان کی طرف سے ایک آلٹرنیٹ تجویز آئی ہے۔ اس تجویز پر ہم مشورہ کر کے غور کر کے انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم ان کو آگاہ کر دیں گے۔ اچھا لیاقت بلوچ صاحب، یعنی کہ آفر آپ کی طرف سے کی گئی تھی اور پرٹیکولرلی قومی اسمبلی کے لیے کی گئی تھی یا پھر رابطہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا تھا؟ رابطہ ان کی طرف سے ہی ہوا تھا اور اس کے اوپر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت بھی کی۔ میری سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی بنی جس پہ ہم نے یہ سارے رابطے کیے ہیں اور آج فائنلی ان کی طرف سے جو نئی تجویز آئی ہے اس پہ ہم اپنا جو ڈیو پروسیس ہے اور مشاورت ہے اس کے بعد ہی ان کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیں۔ صحیح، تو لیاقت صاحب پارٹی کے اندر جماعت اسلامی جو ہے اس کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں کہ کیا کیا مطالبات آپ رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار سب سے زیادہ اسٹرانگ ہمیں کے پی کے میں ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہماری تو ایک جمہوریت کی خاطر اور ملک میں جو عوامی مینڈیٹ ہے اس کے احترام کی خاطر، اور ایک پارٹی جو ہے مشکل میں ہے، تو اس مشکل مرحلے پر کوئی سودے بازی کی بجائے ان دن جو وسیع تر تناظر میں جو ہے کہ ہم ایک قومی جذبے کے ساتھ ایک اقدام کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے، اس پر ہم مشورہ دیں گے، کیونکہ پہلی تجویز تو یہی تھی کہ بھی قومی سطح پر ہی اس طریقے سے کوئی اشتراک عمل ہو، لیکن اب اس کو محدود کر کے ایک صوبے کی حد تک طے کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم مشورے کے بعد ان کو آگاہ کر دیں گے۔ دیکھیے، اگر کوئی حکومت نہیں بنا پاتا، اگر حکومت نہیں بن پاتی تو اس کا تو یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ صدر اسمبلی توڑتے ہیں، پھر وہ ایک نئی حکومت کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے، یہ تو بہت کلیئر تھا، یہ والا جو سینیریو، جو منظرنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے سامنے تھا کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ مل کر ہی حکومت بنائیں گی۔ اور نواز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے اکثریت بھی لے لی، پہلے انہوں نے کہا اکثریت بھی لے لی تو بھی دوسروں کو شامل کریں گے، یعنی یہ مل کر چلنے کا تو ان کا معاملہ تھا اس تمام عرصے میں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، ایک تو پی ٹی آئی نے، ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی نے حکومت بنانی تھی تو انہوں نے پہل کرنی تھی اور دعوت دینی تھی، اگرچہ وہ علامتی بات تھی، کسی نے شامل نہیں ہونا تھا، لیکن پی ٹی آئی نے علامتی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کوئی وفد نہیں بھیجے کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں اور حکومت بنائیں۔ تو پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی یہ وارد نہیں کھاتا کہ وہ کسی طرح کے اتحاد کا حصہ بنے، لیکن یہ ممکن بھی نہیں تھا، موجودہ صورتحال میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مرکز میں پی ٹی آئی کو کوئی حصہ ملتا۔ تو یہی منظرنامہ تھا، یہی ہونا تھا اور یہی ہوا۔ سیٹیں اوپر نیچی ہوتی تو بھی یہی ہوتا، اور یقیناً میرا خیال ہے اس طرح کی ایک کیوس کی اجازت تو پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ نہ دیتی کہ جس میں کوئی بھی حکومت نہ بنا پائے اور حکومت جو ہے
वो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। एक बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर ज़ैगम साहब आपसे मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। माजी की रिवायात को देखते हुए, माजी की हुकूमतों को देखते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा तल्ख तजर्बा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर होते हुए। उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही कहना है कि जुल्म के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े गए। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम पीडीएम की बात करें, जो 2022 में मियां शहबाज शरीफ के साथ उनका वर्किंग रिलेशनशिप बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उस तजुर्बे को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या सूट करेगा, पीएम नवाज शरीफ या पीएम शहबाज शरीफ? देखिए, मुस्लिम लीग के साथ काम करने में कौन उनका वजीर आजम बनता है, ये कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के जो रहबर हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं, पॉलिसीज उन्हीं की होंगी। और मैं नहीं समझता कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद से इन पार्टियों के दरमियान में कोई बहुत बड़ा मामला रहा है। देखिए, तल्ख उसमें लम्हे आते रहे हैं। नवाज शरीफ काला कोट पहनकर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और उसके बाद भी ऐसे पैचेज आए जब उसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ कार्रवाइयां की गई, चौधरी निसार आगे थे। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखें तो इन दोनों पार्टियों ने लार्जली एक दूसरे को अकोमोडेट किया है, एक दूसरे को बर्दाश्त किया है, एक दूसरे को बहुत तंग नहीं किया, कोई जेलों में नहीं डाला, कोई बहुत मुश्किलात पैदा नहीं की। तो 2008 के बाद से इनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं रही कि इकट्ठे काम ना कर सके। और खास तौर पर जो मौजूदा हिस्ट्री है जिसमें पीटीआई इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है, उस वक्त तो इनका आपस में काम करना जो है इनकी एक सियासी जरूरत बन के रह गया है, इन दोनों की एक सर्वाइवल का, बका का सवाल बन के रह गया है। सही। ज़ैगम साहब, चैलेंज तो पीटीआई अब भी बनना चाह रही है ना। वो कहती है कि हम विफाक में और पंजाब में एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद करेंगे, केपीके में हम जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज की इजाजत नहीं देंगी। देखिए, हुकूमत की हद तक तो ठीक है, हुकूमत तो वो सिर्फ पख्तूनख्वा में बना पाएंगे, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो देखें जो जमीन है इन बड़ी पार्टियों, पुरानी पार्टियों के नीचे से खिसक रही है, क्योंकि ये रिवायती सियासत कर रहे हैं और जो नए दौर के तकाजे हैं, नए सियासी तकाजे हैं, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये नई नस्ल को अपील नहीं कर पा रहे। तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर इलेक्शन के बाद इनके हालात खराब होते जा रहे हैं और ये समझ ही नहीं पा रहे। मेरा ख्याल है उस लिहाज से, सियासी लिहाज से जो दुश्वारियां हैं वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के लिए कहीं ज्यादा है। और इस वक्त जब पीटीआई अपोजिशन में होगी तो वो खासी इनके लिए एक मुसीबत खड़ी करेगी, अगरचे पीटीआई के अपने लिए भी बहुत मुश्किल होगी। जिस तरह की उन्होंने जहरीली सियासत की है और जो 9 मई को उन्होंने किया, उसके नतीजे में उनके हालात भी तल्ख हैं। लेकिन इनका चैलेंज ये है कि ये अवाम से अपना जो इनका राब्ता हुआ करता था, जो इनकी मोहब्बतें हुआ करती थी, वो नहीं रही। अच्छा ज़ैगम साहब, अभी अगर सियासी तौर पर देखें तो दोनों जमातें विन विन पोजीशन में हैं, यानी वफाक में नून लीग है, पंजाब नून लीग के पास होगा, सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा। लेकिन मुआशी फ्रंट पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर उससे तो बड़े स्मार्टली अपने आप को उसने साइड कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो आप समझते हैं कि नून लीग को भुगतना पड़ेंगे? देखिए, सिंध की हद तक तो पीपल्स पार्टी महफूज रहती है, आप कह सकते हैं कि उनका किला जो है वो महफूज है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पर बाकी पाकिस्तान में तो असर पड़ता है। जो उनका दोबारा से पॉपुलर होने का ख्वाब था, मिसाल के तौर पर जरदारी साहब, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश कर रहे थे कि पंजाब में दोबारा से वो अपनी पोजीशन रीगेन करें, कुछ वोट्स अपने बढ़ाएं, सीट्स बढ़ाएं, तो पीपल्स पार्टी भी सिंध से बाहर तो कामयाब नहीं हो सकी। उसको भी आप जोड़ सकते हैं 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट से, वो बैगेज तो बिल्कुल है।